मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आईआर स्पेक्ट्रा में जो कंपन होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने बात की थी कि कंपन स्ट्रेचिंग टाइप के और बेंडिंग बंकन कंपन प्रकार के हो सकते हैं। फिर इसको आगे हमने क्लासीफाई किया था। हमने ये भी बात की थी कि आईआर स्पेक्ट्रम में आईआर पीक्स के रूप में एक कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा बनता है, जबकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने अवशोषण बैंड एब्जॉर्प्शन बैंड की बात की थी, जबकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बैंड के बजाय ये स्पेक्ट्रम शीर्ष या पीक्स के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए आईआर स्पेक्ट्रम इज कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स देन यूवी स्पेक्ट्रम। आज हम बात करेंगे कि जो आईआर स्पेक्ट्रम है उसकी पूरी रेंज या परास जो कि 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 600 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होती है, उसको हम मेनली दो कैटेगरीज या दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड सेकंड वन इज फिंगरप्रिंट रीजन। डियर स्टूडेंट्स, इस आईआर स्पेक्ट्रम की पूरी परास में से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूहों फंक्शनल ग्रुप्स के कारण से पीक्स प्राप्त होती हैं। इसीलिए 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 1400 सेंटीमीटर इनवर्स वाले क्षेत्र को या रीजन को हम फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो CO समूह के कारण है जो पीक्स प्राप्त होंगी वो 1800 से लेकर 1500 के बीच में प्राप्त होंगी। इसी प्रकार अन्य कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह की जो आईआर शीर्ष हैं वो भी 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में ही आती है, जबकि 1400 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच के क्षेत्र में जो कार्बनिक यौगिकों के स्पेक्ट्रा आईआर स्पेक्ट्रा हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं। इस जटिलता के कारण से किन्हीं भी दो यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रा 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से 600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में कभी भी समान नहीं होते हैं। जिस प्रकार से दो व्यक्तियों के अंगुलियों के निशान कभी समान नहीं होते हैं, उसी प्रकार किन्हीं भी दो कार्बनिक यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रा 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से 600 सेंटीमीटर इनवर्स वाली परास या रेंज में समान नहीं होते हैं। इसीलिए इस रेंज को आईआर स्पेक्ट्रम के इस क्षेत्र को फिंगरप्रिंट या अंगुली छाप क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें दो कार्बनिक यौगिकों की पहचान करनी हो तो निश्चित रूप से हमें फिंगरप्रिंट रीजन में उन कार्बनिक यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रम की स्टडी करनी ज़रूरी होती है। यहाँ कभी भी दो कार्बनिक यौगिक चाहे वो इनैंशियोमर दर्पण प्रतिबिंब रूप ही क्यों ना हो, आईआर स्पेक्ट्रा एकदम समान नहीं होंगे। अब हम थोड़ी बात करेंगे मेन कार्बनिक यौगिकों के मेन वाइब्रेशंस की वजह से पीक्स कहाँ आती हैं, कहाँ प्राप्त होती हैं। इस आईआर सभी कार्बनिक यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रम को हम मुख्य रूप से मेनली 3 कैटेगरीज में बांट के स्टडी करते हैं। 4000 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स की अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट्स 3500 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास OH समूह के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से पीक प्राप्त होती है। इसी प्रकार 3400 से 3300 के आसपास
NH जो कि एमीन्स में पाया जाता है, NH बॉन्ड के वाइब्रेशन, वो भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से यहाँ एक पीक प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH स्ट्रेचिंग बॉन्ड की वजह से भी एक पीक प्राप्त होती है। इसी प्रकार 3000 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में अगर वाइब्रेशंस या पीक्स की बात करें तो एक 3300 से 2500 की लंबी अवशोषण बैंड कार्बोक्सिलिक अम्लों में OH समूह के तनन कंपन या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से बैंड के रूप में प्राप्त होता है। इतनी लंबी परास का बैंड अगर किसी यौगिक के स्पेक्ट्रा में दिया हुआ है तो निश्चित रूप से वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप युक्त कंपाउंड होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3300 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स वाली रेंज में एक अवशोषण बैंड अगर दिया हुआ होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त किसी कार्बनिक यौगिक के OH तनन के कारण से ये बैंड प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2850 और 2750 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक अगर द्विलक या डबलेट अगर प्राप्त होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IR स्पेक्ट्रम में तो वो एल्डिहाइडिक समूह के CH बॉन्ड की वजह से डबलेट प्राप्त होता है। अगर 2850 और 2750 के अराउंड एक डबलेट दिया हुआ है तो निश्चित रूप से कार्बनिक समूह में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास एक पीक प्रदर्शित करता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी 2200 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एक पीक शो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 2000 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की परास में तो यहाँ मेनली कार्बोनिल समूह का युक्त कार्बनिक यौगिकों के अवशोषण शीर्ष प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पर एमाइड के CO के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से एक पीक प्राप्त होता है। इसी प्रकार 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर कीटोन के CO के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से एक पीक प्राप्त होता है। एल्डिहाइड में एसिड एल्डिहाइड अगर कार्बनिक यौगिक है तो CO समूह के तनन कंपन की वजह से 1745 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक पीक प्राप्त होगा। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए CO समूह के तनन कंपन की वजह से 1750 पर एक पीक प्राप्त होता है। एस्टर के CO समूह की वजह से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के संगत जो पीक है वो 1750 से 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में एक पीक प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अगर 1400 और 1450 की रेंज में अगर कोई पीक प्राप्त हो रहा है तो वो पीक OH और NH बॉन्ड के बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से प्राप्त होती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के संगत स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के वजह से जो पीक प्राप्त होती है वो 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के समथिंग प्राप्त होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के संगत पीक जो 1600 के सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्य रूप से मुख्य ये अवशोषण शीर्ष हैं। इनसे हम
किसी भी कार्बनिक यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम की स्टडी करके उस यौगिक की के बारे में, उसके फंक्शनल ग्रुप और उसकी स्केलेटन, स्ट्रक्चरल स्केलेटन के बारे में हम बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इन पीक्स को, मुख्य पीक्स को याद करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा बेहतर यह होगा कि 4000 से 3000 के बीच में, 3000 से 2000, 2000 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में इनको ग्रुप्स में बांटकर इनके बीच में प्राप्त होने वाली पीक्स को आप याद करें, समझने की कोशिश करें। जैसे हम अगर मुख्य यौगिकों के एग्जाम्पल की बात करें तो ये अगर हाइड्रोकार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के स्ट्रेचिंग बॉन्ड की वजह से 1300 से 800 तो सेंटीमीटर इनवर्स पर पीक प्राप्त होगी। इसको आप एक पर्टिकुलर रेंज के बजाय पर्टिकुलर आंकड़ा भी याद कर सकते हैं। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1300 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए आप याद रख सकते हैं कि 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक पीक प्राप्त होगी। इसी प्रकार कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए आप याद रख सकते हैं कि 2100 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक पीक प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर हम एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल में कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और OH बेंडिंग, इनके संगत मुख्य पीक्स हमें याद होनी चाहिए। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1200 के आसपास यहाँ एक पीक प्राप्त होगी। इसी प्रकार OH बॉन्ड की वजह से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के संगत 3650 से 3550 के आसपास एक पीक प्राप्त होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन में है, एसोसिएटेड होकर या संगुणन की कंडीशन में अगर कोई अल्कोहल है तो देन उस केस में 3500 से 3200 के बीच एक OH स्ट्रेचिंग बॉन्ड की वजह से एक पीक प्राप्त होगी। इसी प्रकार अन्य यौगिकों के बारे में भी हमने बात की। ईथर के आईआर स्पेक्ट्रम पर कोई चर्चा करें तो जाहिर सी बात है कि ईथर में कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन COC एक के संगत एक पीक प्राप्त होगी और यह पीक 1150 के आसपास प्राप्त होती है। बाकी इसी ईथर में भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, ईथर में OH होगा, CH होगा। ये जो पीक्स हैं वो अभी जो डिस्कस कर चुके हम उनके संगत ही वो पीक्स होंगी। कार्बोनिल यौगिकों की बात की जाए तो जैसा कि हमने बात की है कि 1690 के आसपास एमाइड के CO समूह की वजह से प्राप्त होगा। 1715 पर कीटोन के CO समूह के तनन कंपन की वजह से पीक प्राप्त होगी। 1750 पर एल्डिहाइड के CO समूह के वजह से तनन कंपन की वजह से एक पीक प्राप्त होगी। अगर 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक पीक दी हुई है और 2850 और 2750 पर एक डबलेट दिया हुआ है तो निश्चित रूप से कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड होगा। इस टाइप की ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम कार्बनिक यौगिक की स्ट्रक्चर डिटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आइए स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस की, तो जैसा कि अभी हम बात बता चुके हैं कि कार्बनिक क्रियात्मक समूह का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर अगर पीक दी हुई है तो निश्चित रूप से उस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह कीटोन होगा। इसी प्रकार इंफॉर्मेशन अबाउट प्योरिटी ऑफ ए सैंपल, किसी कार्बनिक यौगिक के स्पेक्ट्रा की कंपैरिजन शुद्ध कार्बनिक यौगिक के स्पेक्ट्रा से करने पर अगर उसमें सिमिलरिटी शो होती हैं तो निश्चित रूप से जो दिया गया कार्बनिक सैंपल है वो भी प्योर होगा, शुद्ध होगा। स्टडी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन, किसी कार्बनिक अभिक्रिया की प्रगति के अध्ययन में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। एंड अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन टू कंपाउंड्स
ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, देन उसके लिए भी हमें कार्बनिक यौगिक के स्पेक्ट्रा की स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट या सहायक सिद्ध होती है। दो कार्बनिक यौगिक जो समान लग रहे हैं उनके फिंगरप्रिंट रीजन के IR स्पेक्ट्रा की स्टडी करने पर दोनों में डिफरेंस पता लगता है और उनकी स्टडी हम उनके बारे में स्ट्रक्चर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक UV और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के दोनों टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और दोनों ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, एक UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। आप दोनों को तैयार कीजिए और दोनों में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमें अटेंड करना होता है। टेक केयर and keep your studies regular. Okay, bye.